बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5। मैं हूं हमजा तारड़। न्यूज़ एट 5 में बात होगी मुख्तलिफ स्टोरीज़ की। लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए, सिर्फ 2-2.5 माह की टाइम लाइन पर हम नज़र डालें तो मुख्तलिफ ममालिक से कैसी खबरें आ रही हैं। कोई मुल्क वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ है, कोई मुल्क अपने तिब्बी अमले को, अपनी मेडिकल टीम्स को दूसरे ममालिक में भेज रहा है, कोई मुल्क अपने अवाम के लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान कर रहा है। लेकिन मोदी के भारत से जब खबर आई, सफाकियत की आई, जब खबर आई दरिंदगी की खबर सामने आई, जब खबर आई वहां पर मुसलमानों पर तशद्दुद की खबर सामने आई है। आज भी रियासत उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, जहां पर हुकूमती SOPs के मुताबिक जो नमाज अदा कर रहे थे मुसलमान, उन पर जिंदगी तंग कर दी गई है। एक तो मसाजिद में बूटों के साथ दाखिल हुए, फिर नमाजियों पर तशद्दुद किया गया और उसके बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, हवालात में डाल दिया गया। राना साहब, अगर बात की जाए इस हवाले से, आलमी बरादरी बहुत मामलात पर जल्दी से रिस्पॉन्ड करती है। आलमी बरादरी खामोश नजर आ रही है जो मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ मोदी कार्रवाइयाँ कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसी तरह देखें, आज इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें बेनकाब हो गई। एक तरफ तो फ़ौजी खड़े हैं, भारतीय फ़ौजी, जो सिर्फ नहते कश्मीरियों पर, मुसलमानों पर जुल्म कर सकते हैं, और इनके साथ वो शख्स जो नीचे खड़ा है सीढ़ियों पे और एक शख्स ऊपर खड़ा है, ये फ़ौज का नहीं है, ये RSS का गुंडा है। यानी RSS और फ़ौज मिलकर पाकिस्तान, भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या क्यों ना खेल खेली। उत्तर प्रदेश का ये इलाका है जहाँ पर मुसलमान SOP के मुताबिक एक मस्जिद के अंदर 6 लोग नमाज पा रहे हैं, जिसमें मस्जिद का कारी भी शामिल है, जिसपे मस्जिद का सफाई करने वाला भी शामिल है, जिसपे मस्जिद में अजान देने वाला भी शामिल है। ये लोग हैं। ये फौज आती है, जूते पहनती है, बूट पहन के RSS के गुंडे और फौजी अंदर जाते हैं, फिर बाहर निकाल कर किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। क्या ये, अगर इन्होंने को खिलाफ वर्जी की है तो कानून पकड़े, गिरफ्तार करे, थाने में ले जाए। बिल्कुल, फौजी, पुलिस भी नहीं है, ये फौज है, ये फौजी है जो उन्हें बाहर निकाल रही है। भारतीय फौजी है जो बुज़दिल तरीन कौम है, लेकिन चूंकि मुसलमानों पे जुल्म करना इनकी एक आदत है। और अफसोस की बात यह है कि भारत पे होने वाले इस तशद्दुद जिसकी वीडियो हम दिखा रहे हैं, इस पर आलमी कुव्वतें बिल्कुल खामोश हैं, इस पर आलमी ताकतें खामोश हैं, इंटरनेशनल मीडिया खामोश है, ह्यूमन राइट्स की वो तंजीमें जो बड़ा शोर डालती हैं खामोश हैं, मोमबत्ती लेकर चौकों में बैठकर प्रोटेस्ट करने वाली तंजीमें खामोश हैं। उनको यहाँ पर इंसानियत की तजलील होती नज़र नहीं आती। उन्हें यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक मुसलमान बनने वाले, मुसलमान रहने वालों को, जिनको उनकी इबादत गाहों के अंदर इबादत की इजाज़त है, उस पर होने वाला जुल्म नज़र नहीं आता। क्योंकि इसी वजह से ये आज पूरी दुनिया में जो वबा फैली है, इसकी एक वजह भी यही है कि जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग खामोश होकर तमाशा देखते हैं, तो फिर अल्लाह की ज़ात अपना कानून लाती है। फिर वो कानून होता है कि जिसने पूरी दुनिया को, तमाम आलमी कुव्वतों को हिला के रख दिया है। ये भारत के अंदर ये कोई पहला वाक़या नहीं है या कोई आखिरी वाक़या नहीं है, ये वाक़या भारत के हर शहर में हो रहा है। उत्तर प्रदेश, चूँकि इसके मतलब कहा जाता था कि यहाँ पर शायद ये पहले से कम, यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो ने तो बेनकाब कर दिया है भारतीय फ़ौज को। और जब यहाँ से हमारी किसी सोर्स से बात हुई, हमने मालूम करने की कोशिश की, जिस तरीके से हमारे पास ये वीडियो आई, तो उन्होंने हमें बताया कि जनाब बाकायदा मोदी हुकूमत ने ये अहकाम जारी किए हैं। अच्छा, अहकाम ये हैं कि किसी मस्जिद में SOP के मुताबिक भी मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देनी। अच्छा, मुसलमान घर के अंदर नमाज पढ़ते हैं, पता लगता है उनको घर के अंदर से उठा के मारो। इन्होंने यहाँ तक पता चला कि वहाँ पर बाकायदा ये कहा गया कि जब इन लोगों को उठा के लेकर जाओ तो जेलों के उस हिस्से में रखो जहाँ पर कोरोना के मरीज हों। यानी मुसलमान को मसाजिद से उठाकर उस हिस्से में रखो जहां पर कोरोना के मरीज हो, और उसके बाद इन लोगों को किसी सूरत में जमानत भी नहीं देनी। ये बाकायदा ये जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म की एक आखिरी इंतहा है जो भारत के अंदर हो रही है। 3 से 4 दिन बाद रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है। रमज़ान शरीफ पे किस तरह बेचारे मुसलमान गुजारा करेंगे। इसी भारत के अंदर हमने 1-2 रोज़ पहले अपने प्रोग्राम में दिखाया है कि एक मंदिर में जब निचले दर्जे के हिंदुओं को मार पड़ती है, वो भागते हैं, तो मुसलमान उनकी मदद करते हैं, उनको खाने को देते हैं, उनको पीने को देते हैं, अपनी जूती उनको देते हैं, अपने कपड़े उनको देते हैं, उनके घरों में उन्हें बाहिफाजत पहुँचाते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय फ़ौज जो है मसाजिद में बूट पहन कर दाखिल होती है, मसाजिद का तकद्दुस को पमाल किया जाता है, मसाजिद से मुसलमानों को निकाल कर इंतहा की जा रही है जुल्म की।
जी ठीक है, इंतहा की जा रही है जुल्म की और इस पे आलकते जो हैं वो बिल्कुल खामोश है। आगे बढ़ेंगे अगली स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान के कर्जों के बारे में IMF ने वार्निंग जारी कर दी है और पाकिस्तान का कर्जा जून 2020 तक GDP का 5% बढ़ जाएगा। क्या अहदाफ रखे गए थे, कितना बढ़ रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं? इस्लामाबाद से इकराम होती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। होती साहब, कहिएगा क्या वजूहात हैं, क्या वार्निंग्स हैं जो IMF ने जारी की हैं? जी, वार्निंग की बुनियाद ये है कि पाकिस्तान को अपने जो कर्जे हैं डॉलर में वो 70% GDP से नहीं बढ़ने चाहिए। सही। अब ये वार्निंग दे रही है IMF के आपके कर्जे 90% बढ़ जाएंगे। उसके लिए आपने मुख्तलिफ ममालिक से, चीन से, सऊदी अरब से, UAE से कर्जे भी ले रखे हैं, उसके बावजूद ये होगा। अब अगर ये हो गया तो IMF वार्निंग देता है कि आपके लिए कैपिटल मार्केट नहीं खुली हुई, आपकी सूरत हाल ऐसी हो गई है कि एक तो कोरोना है, उसने दुनिया को की मईशत को तबाह किया हुआ है, आपने अपनी मईशत को में इजाफ़ा नहीं किया, कर्ज़ों में इजाफ़ा कर लिया। ये जो दो बुनियादी बातें हैं कि आपने मईशत में इजाफ़ा नहीं किया, GDP ग्रोथ आपकी 4-5 से अब 1.2 पे आ गई है। उसके अलावा आपने अपनी डॉलर के रिजर्व्स में इजाफ़ा नहीं किया, आपने तरसीलात ज़र जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी भेजते हैं उसमें इजाफ़ा नहीं किया, आपने कर्ज़ों में इजाफा कर लिया है। कर्जे आपके 80 बिलियन डॉलर से 120 बिलियन डॉलर पे चले गए, 40 अरब डॉलर आपने कुछ थोड़े से ही अरसे में ये कर लिया है। अब जो वार्निंग है वो ये है कि आपके चूंकि ज़खायर जो हैं फॉरेन करेंसी के वो नहीं बढ़ रहे, एक्सपोर्ट ने नहीं बढ़ना आपके 1-2-3 साल, जो बाहर से पाकिस्तानी रकम भेजते हैं वो इस साल भी तकरीबन 3-4 अरब डॉलर कम आ रही है, वो 25 अरब डॉलर नहीं आ रही, वो 21 से भी आगे शायद ना बढ़े, वो भी कम आ रही है। आपकी एक्सपोर्ट भी इस साल 2 साल 3 साल कम होगी। जो ये सूरत हाल आपकी बन गई है, तो जो आप बॉन्ड बेच के दुनिया से डॉलर हासिल करते हैं वो आपके बॉन्ड भी नहीं बिकेंगे। ये जो सूरत हाल है, ऐसी वार्निंग IMF ने कभी हिस्ट्री में नहीं दी और बहुत कम मुल्कों को दी है दूसरी जगह पे भी, लेकिन पाकिस्तान को हिस्ट्री में ऐसी नहीं मिली। पाकिस्तान को जो पैसे दिए हैं उन्होंने $1.5 बिलियन के डॉलर के करीब, 1.4 बिलियन डॉलर, वो कहते हैं कि ये तो आपके जो अभी मौजूदा जो एमरजेंसी जो मामलात हैं उसको हल करने के लिए हैं, लेकिन आपने खुद एक रिज़र्व रखना था। वो रिज़र्व क्या था कि आपने एक एमरजेंसी रिज़र्व रखना था कि अगर आपने एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करनी है, मसलन अब जो कोरोना के लिए बाहर से रकम चाहिए, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए, वो इमरजेंसी रकम पाकिस्तान के पास नहीं है। वो 1.4 बिलियन डॉलर में से जब खर्च होगी तो जो कर्जे जो फौरी तौर पे अदा करने हैं वो भी एक इमरजेंसी पेमेंट है, जो उन पे सूद अदा करना है वो भी इमरजेंसी पेमेंट है। तो पाकिस्तान ने अपने आप को डॉलर में इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं किया हुआ। जो आपने कोरोना से निपटना है उसके लिए पैसे नहीं हैं, जो आपने इंपोर्ट करनी है उसके लिए पैसे नहीं हैं, जो आपने फौरी तौर पे प्रोक्योरमेंट करनी है यानी लोकल प्रोक्योरमेंट करनी है हुकूमत ने, उसके लिए पैसे नहीं हैं, जो आपने सूद अदा करना है उसके लिए पैसे नहीं है, जो आपने कर्ज की वापसी अदा करनी है वो पैसे नहीं है। और इस सूरत हाल में आपका जो डेट स्टॉक है, कर्जों का जो हुजम है, वो बड़ी तेजी से बढ़ेगा। ये है असल वार्निंग। इस वार्निंग में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? IMF अभी इसके बारे में तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान को बताएगा कि ये जो आगे $6 बिलियन का हमने आपको कर्जे का पैकेज दिया हुआ है, इसमें से जब रिलीज करेगा अगली किस्त $40 करोड़ की, तो उस वक्त ये बताएगा कि अब आपने क्या करना है। अगर ये बता दिया कि अब आपने टाइट करना है अपने आप को, तो फिर ये याद रखिए जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें हैं जो कि आज $21 पे चली गई हैं फी बैरल पे, उसका फायदा आपको नहीं होगा। आप सस्ती गैस नहीं दे सकेंगे अवाम को और आप टैक्स रिलीफ ताजरों को नहीं दे सकेंगे। तो ये है वो वार्निंग जो कि बहुत ही ख़राब सूरत हाल की निशानदेही करती है। जी ठीक है, वार्निंग जारी की गई है, सूरत हाल की निशानदेही करती है। आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की जानिब चलेंगे। मकबूजा कश्मीर से अफसोसनाक खबर यह है कि जो कश्मीरी नौजवान लड़कियां हैं उनकी इस्मत दरी की कोशिश की जाती है भारतीय फ़ौजियों की जानिब से, लेकिन वहाँ पर कश्मीर के बेटे भी मौजूद हैं। वो इस्मत दरी की जो कोशिश की जा रही थी उस हवाले से नहत्ते ही बाहर निकल आए हैं और भारतीय फ़ौज जो कि इस वक्त मुसल्ला है वहाँ पर उनको अमेरिका के साथ डील की जा रही है, मुख्तलिफ ममालिक से डील की जा रही है, हथियार मंगवाए जाते हैं, लेकिन जो कश्मीरी नौजवान हैं वो बाहर निकले हैं और नहत्ते वो कश्मीरी नौजवान जिनके पास कोई असलहा मौजूद नहीं है
भागने पर मजबूर कर दिया जो भारतीय फौज है। राना साहब, अफसोसनाक सूरत हाल तो ये है कि मुसल्लह भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरी जो नौजवान लड़कियां हैं उनकी इस्मत दरी की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब जज्बा हुर्रियत भी मौजूद है। ये वही जज्बा है जिसकी वज़ीर आज़म इमरान खान भी बात करते रहे हैं कि अगर कश्मीरियों को बंद रखोगे तो ये फिर भी दबने वाले नहीं हैं, ये बाहर निकलेंगे। और किस तरीके से भारतीय फौजी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ये फुटेज चूँकि कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के उस इलाके की है जहाँ पर जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। भारतीय फौजी आते थे, रात के अंधेरे में आते थे, मुख्तलिफ घरों में तलाशी के बहाने दाखिल होते थे, वहाँ से नौजवान लड़कियों को अगवा कर लिया जाता था, उनकी असमत दरी की जाती थी, फिर उनको ऐसी हालत में किसी ना किसी जगह फेंक दिया जाता था कि जिसके इंतहा कोई नहीं। और कई लड़कियाँ तो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई थी, कई लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया था। जब इस इलाके के नौजवानों को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो आखिरकार उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो अपनी माओ बहनों की इज्जतों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी का भी नजराना दे देंगे। ये फ़ौज जाती है, फ़ौज की अब बहुत बड़ी तादाद देखते हैं। ये एक इलाका है, उस इलाके में जा रहे हैं, जाके इन्होंने जब चेकिंग का काम शुरू करते हैं तो उस इलाके के नौजवान जो है वो निकल आते हैं बाहर, नहत्ते नौजवान, हाथ में सवाए पत्थर के, सवाए एक लाठी के कुछ नहीं। दूसरी तरफ अमेरिकन असला है, दूसरी तरफ इसराइल का असला है, दूसरी तरफ उनके पास कलाशनकोफ भी है, 9mm राइफल्स भी हैं, पिस्टल भी हैं, बारूद है, सब कुछ है, मगर उनमें जज्बा नहीं है। बुज़दल है ना, घरों में औरतों को उठाते हैं, बुज़दल है पकड़ने के बाद किसी को गोली मारते हैं, बुज़दल है। तो ये जब कश्मीर के नौजवान बाहर निकलते हैं तो यही भारतीय फ़ौज जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मसाजिद में जुल्म कर रही है, यही भारतीय फ़ौज जो मजलूम मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकती है, तो इस भारतीय फ़ौज की दौरें लगती हैं। आप देखें किस तरह ये हाथों में राइफलें पकड़ी हुई हैं, गने पकड़ी हुई हैं, सब कुछ मौजूद है, मगर नहते जो कश्मीरी हैं जिन्होंने अपनी बहनों माओं की असमतें बचाने का फैसला किया, तो वो जब बाहर निकले तो तमाम की तमाम फ़ौज ने जो उस इलाके में तैनात थी, जिसमें RSS के गुंडे भी थे, इस फ़ौज के साथ मुसाद के लोग भी थे, इसके साथ NDS के लोग भी थे। तो जब ये उस इलाके में गए और एक फैमिली जिसे जावेद कश्मीरी के नाम से कहा जाता है, जावेद कश्मीरी जो एक रहनुमा है, उसकी फैमिली को जब इन्होंने टारगेट किया, उनकी बेटियों को बाहर निकालने की कोशिश की, तो फिर कश्मीरी जवान बाहर निकल आए और कश्मीरी नौजवानों ने इनके साथ क्या किया आप देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय फौजी आगे लग के भाग रहे हैं और नहते कश्मीरी जो हैं उन्हें भगा रहे हैं और वो नारे लगा रहे हैं कि भारतीयों कश्मीर से निकल जाओ। ये बाकायदा हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये आलम है। कश्मीर के अंदर चूंकि जितना मर्जी है कश्मीरियों को दबा लें, दुकानें बंद आपको नजर आ रही हैं, हर चीज़ बंद नजर आ रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन जब जितना आप दबाएंगे उतना ही ये कश्मीरी बाहर निकलेंगे। और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि जितनी आवाज़ इनको दबाने की कोशिश करेंगे, जब इन्हें मौका मिलेगा ये इस तरह बाहर निकलेंगे जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। और आज यही नजर आ रहा है कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी जवान जो है अपनी माओ बहनों की इज्जतों को, असमतों को बचाने के लिए मैदान अमल में निकल आए। बिल्कुल ऐसे ही है, साल साल की ट्रेनिंग हो, असलहा हो, क्लाशनकोफ्स हो, लेकिन दूसरी जानिब जब हक होगा और जज्बा होगा तो उसको ये भारतीय कभी मात नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, स्टे विद अस, ब्रेक के बाद मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बात करेंगे गुज़श्ता दौरे हुकूमत में शुरू करदा कायद-ए-आज़म सोलर पार्क मंसूबे के हवाले से, जिसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से किक बैक्स लेने का जो है इंकशाफ हुआ है। और कायद-ए-आज़म सोलर पार्क में भारत के मुकाबले में 2 गुना जो है उससे ज़्यादा टैरिफ दिया गया है। कितना नुकसान हुआ इसमें, कितनी माली बेज़ाब्तगियाँ हुई, कितनी किक बैक्स ली गई हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से मलिक सईद अवान। मलिक सईद अवान साहब, कहिएगा इस हवाले से कितनी किकबैक्स ली गई हैं, कौमी खजाने को कितना नुकसान हुआ है? जी, वज़ीर आज़म को IPPs की जानिब से ज़ायद अदायगियाँ करने के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की गई है। वो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि ज़्यादा टैरिफ देने की वजह से कौमी ख़जाने को 90 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 2 साल तक तो ज़्यादा टैरिफ दिया गया। 2 साल के बाद वफाकी हुकूमत और नेपरा को एहसास हुआ कि हमने टैरिफ ज़्यादा दिया हुआ है
और 2 साल के बाद मज़ीद प्लांट्स लगाने पर पाबंदी आयद कर देगी। हमारे पास जो रिपोर्ट मौजूद है उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि कायद-ए-आज़म सोलर पार्क में पंजाब हुकूमत ने $50 मिलियन की किक्स बैक्स ली हैं, जबकि उस पार्क में प्लांट्स लगाने वाली कंपनियों से $150 मिलियन की किक बैक्स का जो है वो उनको शुबा है। जो मतलब उन्होंने बताई कि 50 मिलियन की करप्शन मुकम्मल कंफर्म है, जबकि 150 मिलियन की जो करप्शन है उसका शुबा है। इसी तरह भारत में उस वक्त जब 7 से 8 सेंट का यूनिट दिया जा रहा था, उस वक्त पंजाब हुकूमत ने नेपरा के साथ मिलकर जो है यहाँ पे 18 सेंट जो है वो दिया, इसका पर यूनिट टैरिफ लगाया। ये टैरिफ ज़्यादा होने की वजह से ना सिर्फ इससे बिजली महंगी हुई बल्कि हमारी जो एक्सपोर्ट के अखराजात बढ़े और आलमी सतह पर उसके मुकाबले में कमी आई। अदायगियों का तवाज़ुन जो है वो भी ख़राब हुआ और इससे मुल्क को 90 अरब का नुकसान हुआ। 2017 में जब आपको अंदाज़ा वफाकी हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद की, तहम उसके में जो पहले के उनके एग्रीमेंट थे वो मौजूद थे और उसके तहत ये था कि 10 साल तक आप जो है वो 18 सेंट के हिसाब टैरिफ से बिजली सोलर पार्क में जो प्लांट लगेंगे उनसे ख़रीदेंगे। जी ठीक है मलिक साहब, ये कहिएगा ये सारा मामला हुआ, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने रोका ही नहीं, किसी ने रिपोर्ट ही तैयार नहीं की? जनाब आप देख लें कि उस वक्त वफाक में और पंजाब में हुकूमत एक ही थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। आप उनके बहुत सारे मामलात देखते हैं तो वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून जो है वो करप्शन के बहुत सारे इसी तरह के किक बैक्स के आपको शवाहिद मिलेंगे। जो अभी रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं, ऑडिट में भी इसी तरह के बहुत सारे एतराज़ात आए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वहाँ पर चेयरमैन बैठे हुए थे, उन्होंने इन मामलात को उस तरह नहीं देखा जिस तरह उनको ऑडिट में उस गौर से देखना चाहिए था। अभी जो कि मौजूदा हुकूमत ने दोबारा एक रिपोर्ट बनवाई, उस रिपोर्ट में इसकी ट्रांजिट ऑडिट और इसके दोबारा से जो उन्होंने कहा कि आप मज़ीद किसी भी कंपनी को प्लांट को इन टैरिफ पे इजाज़त नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने जो है वो दिया, अभी भी उनके ऐसे पावर सेक्टर के ऐसे लोग मौजूद हैं वफाकी हुकूमत में जो कि अभी भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप जो है ना इसको ये रिपोर्ट गलत है। हालांकि उस रिपोर्ट में कहा गया कि आप इसका जो है वो ट्रांजिट ऑडिट करवाएं, बिजली की खरीदारी तर्क कर दें। इसके अलावा जो 25 साल पूरे करने वाले पावर प्लांट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। इसके अलावा ज़ेर तामीर जो पावर प्लांट्स हैं उन पर नज़रसानी की जाए। इसके ये देखें आप हुकूमत में जो साबिक दौर हुकूमत था उसमें कौमी ख़जाने का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, ज़ाती ख़जाने का ख्याल रखा गया। अगर हम देखें तो पीछे हमें कितनी बड़ी करप्शन की कहानियां मिलती हैं। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क जो है वो उस वक्त लगाया गया उसमें, और मज़े की बात यह है कि वो खुली बोली के जरिए भी नहीं लगाया गया। 2017 में जो वफाक ने या नेपरा में जब ये हकीकत हुई कि हम बहुत महंगे दामों पे ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, तो उस वक्त ये कहा गया जी कि अब मुकाबले पे आप प्लांट लगाने की इजाज़त दें, खुली बोली हो ताकि पता लगे, और जो कम से कम टैरिफ दें उनको आप ये प्लांट लगाने की इजाज़त दें। इसी तरह किसी के साथ डायरेक्ट मायदा ना करें। जो कायद-ए-आज़म सोलर पार्क में एग्रीमेंट किया गया वो डायरेक्ट किया गया, इसी वजह से टैरिफ भी ज़्यादा आया। नेपरा ने भी उस वक्त नहीं देखा और ज़्यादा टैरिफ को मंजूर किया, जिसकी वजह से 90 अरब का नुकसान हुआ मुल्की खजाने को। जी ठीक है मलिक साहब, ये भी कह दीजिएगा कि जो रिपोर्ट सामने आई, जिम्मेदारान का तयन किया गया, कुछ नाम सामने आए और कुछ सिफारिशात क्या पेश की गई हैं कि अब ये किया जा सकता है या क्या कार्रवाई की जाए? जी मैंने आपको जैसे अभी बताया कि उन रिपोर्ट में जो उन्होंने रिकमेंडेशंस की हैं वो ये किए हैं जो 25 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं पावर प्लांट्स, उनसे बिजली की ख़रीदारी तर्क कर दी जाए। इसी तरह जो मज़ीद ज़ेरे तामीर पावर प्लांट्स हैं उन पर नज़रसानी की जाए। टैरिफ जो है वो ताकि जो कम से कम टैरिफ पे आपको बिजली दें उनसे बिजली ख़रीदी जाए। इसके अलावा नए पावर प्लांट्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी जाए ताकि कम अज़ कम ये तो ना हो कि आइंदा इस तरह के ज़्यादा ऐसा ना हो कि आइंदा से हो या फिर जो है कौमी ख़जाने को मज़ीद नुकसान हो। मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। एक और रिपोर्ट की बात करेंगे जो 25 तारीख को आनी है, 25 अप्रैल को वज़ीर आज़म की जानिब से वादा किया गया, पहले तो पब्लिक की गई वो रिपोर्ट, आटे और चीनी की वो रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आने वाला है और क्या जिम्मेदारों के खिलाफ मजीद शिकंजा जो है वो कसा जाएगा? राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राना साहब,
बताइएगा कि अब इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें मुतवक्के हैं? देखिए, इस रिपोर्ट में तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। मैं आपको ये बताता चलूँ, जो कुछ चीज़ें होती हैं हम नाम नहीं ले सकते, नाम इसलिए नहीं ले सकते कि फिर कहेंगे कि रिपोर्ट किस तरह वक्त से पहले बाहर आ गई। 3 FIR दर्ज होंगी। अच्छा, हमजा साहब, 3 FIR दर्ज होंगी और ये 3 FIR जो हैं ये इस रिपोर्ट की रोशनी में ही दर्ज होंगे। और यहाँ इसमें अपोजिशन के कुछ लोग जो शामियाने बजा रहे हैं, जो बड़े खुश हैं, जिनके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहटें हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के अंदर उन्होंने डेंट डाल दिया है, या शायद तहरीक इंसाफ के अंदर आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। अब इस पे अपोजिशन की एक अहम बड़ी सियासी जमात जो है, और उस बड़ी सियासी जमात का एक बड़ा कद्दावर जो शख्स है, उसकी फैमिली के 2 अफराद पर भी FIR होगी। अच्छा, उस फैमिली के 2 अफराद पर भी FIR होंगी, ये मुतवक्के है हमारे ज़राए के मुताबिक। और कुछ ऐसे इनाम जिनके हवाले से अपोजिशन शॉर्ट कर रही है, उनमें से 2 को क्लीन चिट मिल जाएगी। क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट में बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आ गई हैं कि जिसमें वो जुर्म था ही नहीं, जो जुर्म बना दिया अपोजिशन। हुआ ये कि ये रिपोर्ट जब सामने आई ना, इस रिपोर्ट का जो हिस्सा पसंद आया, उसने उस हिस्से पे बात करनी शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक। उसने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, उसने पूरी रिपोर्ट के मंदरजा जात नहीं पढ़े, उसने ये नहीं पढ़ा कि कहाँ पे क्या हो रहा है और किसका किस जगह पे कसूर है। किसी ने ये नहीं पढ़ा कि इस रिपोर्ट में तो एक हिस्सा ये भी था जिसमें लिखा गया था कि माजी में किस किस को कितना कितना कुछ दिया जाता है। इस रिपोर्ट में जुर्म को जुर्म बनाया नहीं गया, बल्कि निशानदेही की गई ये हदशा है। लेकिन इसमें हमें मज़ीद वक्त चाहिए, मज़ीद चीज़ें चाहिए, फोरेंसिक इसकी रिपोर्ट की मुकम्मल होनी चाहिए, उसके बाद जाके आएगा। अब हमारी इत्तला के मुताबिक, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये तो आने वाला वक्त दुरुस्त बताएगा क्या दुरुस्त है या क्या गलत है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये कि इसमें जो लोग खुश हैं उनके लिए गमी का पैगाम है। और जो लोग गम में डूबे हुए थे, हो सकता है वो पुरानी ही अपनी तनख्वाह पर दोबारा अपना काम शुरू कर दें। अच्छा, चीज़ें बिल्कुल बदल सकती हैं और ये बदलती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलो, 25 को तो एक रिपोर्ट है ना, 3 या 4 तारीख तक 2 और रिपोर्टें जो हैं वो सामने आएंगी। अच्छा, और वो उनका काम मुकम्मल उस पर हो चुका है, और उनमें बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े साबिक वज़रा, तगड़े साबिक वज़रा और साबिक हुक्मरान जो हैं वो भी शिकंजे में आ रहे हैं। जिसमें से एक रिपोर्ट में तो एक ऐसा इंकशाफ सामने आ रहा है कि सिंध से तल्लक रखने वाली एक बड़ी कद्दावर सियासी शख्सियत जो है, वो बाकायदा उसका एक मिडल मैन जो है, वो एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ पार्टनर है। अच्छा, और सारा कुछ वो करता है, और उसके बाद वो पेमेंट कहाँ जाती है, किसके थ्रू जाती है, वो बाकायदा एक चार्ट बना हुआ है। ये आने वाले जो दिन है ना, ये 25 अप्रैल से लेकर 5 तारीख तक, 5 मई तक आप देखेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना से बड़ा कोरोना शुरू होगा। सियासी कोरोना भी होगा, और ये ऐसा कोरोना होगा जो करप्शन के लोगों को बेनकाब करेगा। करप्ट ज़्यादा जो लोग हैं उनके लिए ये कोरोना तैयार होगा। और ये बिल्कुल मैं आपको दुरुस्त कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में देख लीजिएगा। देखिए, चंद दिन रह गए हैं जी, और ठीक है, बहुत सी सिफारिशें तैयार होकर आगे जा भी चुकी हैं। जी ठीक है। तो राना साहब, आप ये नहीं देखते हैं कि क्लीन चिट मिलती है जिस तरीके से, तो फिर ऑपोजिशन की जानिब से कुछ शोर शराबा कर दिया जाएगा कि भाई पहले कुछ सामने आया, अब कुछ सामने आ रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको क्लीन चिट मिल रही है, मैंने फिर कहा कि सबको क्लीन चिट नहीं मिल रही, कुछ को क्लीन चिट मिल रही है। अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन की तवक्को के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब एक इन्वेस्टिगेशन में अगर एक शख्स का जुर्म निकलता है तभी आप पकड़ेंगे ना, बिल्कुल। अगर उसका जुर्म नहीं निकलता तो आप उसको क्यों पकड़ेंगे? और अगर उस इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं और कुछ माजी के हवाले सामने आ जाते हैं, और फिर उसमें आ जाता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट लेने वाला कोई और था, और जिस और किसी ने बेनिफिट लिया है वो कौन है, उसका अपोजिशन से क्या तल्लक है, उसने वो पैसे किस तरह भेजे, तो फिर आपको पता है। साहब, आप क्या समझते हैं, इस रिपोर्ट को ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया गया, या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिसको जो अच्छा लगा उसने वैसे इंटरप्रेट कर लिया? बिल्कुल इसी तरह हुआ है। आप देखें ना, जिस तरह माजी में होता रहा कि कुछ लोग अदालती फैसलों पर मिठाइयाँ तकसीम करते थे, जब उन्हें फैसलों की समझ आती थी तो फिर वो रोना शुरू कर देते थे। ये इसी तरह हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरी रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए था, पूरी रिपोर्ट के एक एक मंदरजात को सामने रखना चाहिए था। जब एक एक लफ्ज़ पे आप गौर करते तो आपको नज़र आ जाता है। ये वही साहब है ना, जिस तरह एक होता है कि नमाज मत पढ़ो, अच्छा ये कोई नहीं पढ़ता किस हालत में नमाज नहीं पढ़नी। बिल्कुल ठीक। जो जिसको अच्छा लगा ना, जिसने नमाज नहीं पढ़नी, उसने कहा यार ये देख लें, ये लिखा हुआ, अपना मतलब निकालिए। तो इसी तरह मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में पूरी रिपोर्ट्स को सामने रखना चाहिए, उसकी एक एक चीज़ सामने रखनी चाहिए। उससे फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। अगर ये फ़ायदा हो रहा था, ये फ़ायदा ना होता तो फिर आगे नुकसान कितना होना था, किसका नुकसान होना था, कैसे नुकसान होना था। ये सारी चीज़ें अब बड़ी जामिया तरीके से आ रही हैं, और आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो मिठाइयाँ बांट रहे थे
अब वो गम में चले जाएंगे, शायद वो दरिया बिछा कर बैठ जाए, और जो गम में थे उनके लिए कोई बेहतरी होगी। जी ठीक है, 25 तारीख को जो है ये रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी और दूध पानी का पानी हो जाएगा और फिर देखेंगे कि क्या हकाइक थे जो अब सामने आए हैं। अगली स्टोरी हमारी ये है कि बहुत मुश्किल वक्त पाकिस्तान पर, और इस हालत में भी डॉक्टर्स और जो हुकूमत है उनके दरमियान कुछ अनबन ही रही है। क्या ये अनबन वाकई ही दुरुस्त मुतालबात थे डॉक्टर्स के? क्या मसाइल मौजूद थे या फिर इस मामले में भी कुछ सियासत होती रही है? राना साहब कहिएगा, ये मामला हल होता नजर नहीं आया, डॉक्टर्स शिकवे करते रहे हुकूमत से। क्या ये सब कुछ जेन्युइन इश्यूज थे या फिर पीछे कोई सियासत करता रहा है, हवा देते रहे? देखिए, इसमें ना आप कह सकते हैं कि 70% इशू बिल्कुल दुरुस्त थे। और इशू क्या था? इशू ये था कि जिस तरह आप देख रहे हैं पीआईसी में क्या हुआ, पीआईसी में जहाँ पे एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं जा रहा, जिसमें कोरोना के पेशेंट ने वहाँ पे इलाज कराना नहीं है, वहाँ पे कोई आइसोलेशन वार्ड नहीं है, मगर वहाँ पर कई ऐसे मरीज़ गए कि जिन्हें कोरोना था, लेकिन वो हार्ट की तकलीफ़ की वजह से वहाँ गए, कोरोना मुंतकिल होना शुरू हो गया, और पीआईसी में कई डॉक्टर, कई नर्सिस, कई पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं वो अब इस बीमारी में मुब्तला हो गए। अब इसी तरह मुख्तलिफ अस्पताल जहाँ पे आइसोलेशन वार्ड नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो मरीज़ जा रहा है उसने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया हुआ, और अगर उसे कोरोना है तो उसको ट्रीट करने वाला डॉक्टर हो, चाहे उसे ट्रीट करने वाली मेडिकल टीम हो, चाहे उसे कोई भी वहाँ पे हो, मैं कहना एक आम हेल्पर हो वहाँ पे, वो भी इसका कोई ना कोई निशाना बन जाएगा। तो उसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो इतने खौफजदा हो चुके हैं कि वो उनकी डिमांड जो थी कि उन्हें वो तमाम सामान दिया जाए जिससे वो इलाज भी कर सकें और कम अज़ कम अपनी हिफाजत भी कर सकें, अपने आप को सेफ रख सकें इस कोरोना से। ये एक मुतालबे थे। अब इन मुतालबात के पीछे क्या होना शुरू हुआ, आप ज़रा थोड़ा सा गौर करना शुरू करें कि पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर्स विंग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे पहले नहीं था। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के बाद डॉक्टर्स में किटें तकसीम करना शुरू कर दी। अच्छा, जो किटें डॉक्टर्स में तकसीम की गई है ये वो कोरोना किट्स नहीं है, पीपीईस नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये वो 180 या 200 रुपए की किट है जिसे बना के दे दिया गया, जो एक दिन में एक दफ़ा पहनी जा सकती है, उसके बाद पहनने के काबिल भी नहीं रहती। तो उसमें जो चीज़ समझ आ रही थी, जो एक रिपोर्ट भी इस पर तैयार हुई है कि इसमें तमाम लोगों ने अपने अपने साथ हमदर्दियाँ रखने वाले अपने विंग्स के जो डॉक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल किया। डॉक्टर्स के मुतालबा जितने थे उनको बढ़ा चढ़ा कर कोशिश की कि कोई ऐसा फसाद बर्पा किया जाए कि अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स अपना काम करना छोड़ दें। और यही वजह है कि कुछ ये था, दूसरी तरफ कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी कि जो लोग अपनी अनापरस्ती पे आ चुके थे, या वो कह सकते हैं वो मैं ना मानू वाली चीज़ पे आ गए, तो जिस पर यह काम चलता रहा और चलते चलते काम इस पोजीशन तक पहुँच गया कि अब डॉक्टर वर्सेस हुकूमत, ये एक ऐसा फड्डा चल रही है कि जिस जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस वाले से बाकायदा रिपोर्ट है, और इन रिपोर्ट्स में ये चीज़ें शामिल हैं कि किस किस डॉक्टर का किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है, किसकी कितनी दफ़ा किससे राब्ते हुए, कौन लोग चाहते हैं ये प्रोटेस्ट ख़त्म ना हो, और कौन लोग हैं जो मीडिया में आकर ज़्यादा इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, और कहाँ पर डॉक्टर पुरअमन अगर रहना चाहते हैं तो उन्हें बिल्कुल पुरअमन नहीं रहने दिया जाता, उन्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाया जाता है और कोई ना कोई ऐसा काम कर दिया जाता है कि डॉक्टर वर्सेस हुकूमत कोई ना कोई फटा हो। देखें, इसमें सफ़र करेगा तो मरीज़ करेगा, इसमें सफ़र करेगा तो आम आदमी करेगा, इसमें ना तो हुकूमत का कुछ जाएगा ना शायद डॉक्टर्स का जाए। तो ये मामला है, ये कन्फर्म हो चुका है कि 70% तो देखें डॉक्टर्स के मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त है, 30% पे सियासत हो रही है, और सियासत दो सियासी जमातों के दरमियान हो रही है। आप देखें कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो जाके मुख्तलिफ अस्पतालों में किट्स तकसीम करती हैं। देखें, वो जब किसी अस्पताल में जाती हैं वहाँ का पूरा अमला उनके साथ खड़ा होता है, वो नारेबाजी करते हैं, तो इसका मतलब है उनको कोई ना कोई उनके रूट्स तो मौजूद हैं, और जिन रूट्स को वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हुकूमत के खिलाफ तहरीक बने। कोरोना के बाइस हुकूमत के खिलाफ लोग नफरत करेंगे, हमें अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, कोरोना के मरीज़ जो हैं उनको इलाज नहीं हो रहा, और कोरोना जो है उस पर भी सियासत की जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर होकर सामने आई गई हैं, और हमारी इतला के मुताबिक आज इस पर एक इजलास भी हो रहा है, और इस इजलास के बाद डॉक्टर्स के मुतालबा तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद देखा जाएगा कि किस जगह पर किसने सियासी कुव्वतों की बुना पर यह सब कुछ किया, फिर बाद में उसका भी इलाज ये हुकूमत किस तरीके से तसादुम की फ़ज़ा पैदा की जाती रही। रान साहब, 70% मुतालबात आपने कहा कि वो दुरुस्त थे, तो वो पूरे नहीं हुए, उसमें क्या वजह आप समझते हैं? क्या वसाइल की कमी थी या कम्युनिकेशन गैप था हुकूमत का और डॉक्टर्स का? दोनों चीज़ें थी। देखें, हुकूमत का कहना कि जहाँ पे कोरोना के मरीज़ हैं हम वहाँ पे ये सारी किट्स देंगे। अब हुकूमत को ये समझ आनी चाहिए कि कोरोना के मरीज़ उस वक्त पता चलेगा जब आपकी रोज़ाना 1 लाख कम अज़ कम टेस्टिंग जो है होगी। जब आपकी इतनी नहीं है तो फिर एक आम आदमी, आप खुद हुकूमत कहती है कि एक आम तंदुरुस्त शख्स जो है उसको कोरोना हो तो उसको अलामा ज़ाहिर नहीं होती,
लेकिन वो किसी और बीमारी में किसी जगह चला जाता है, किसी पेशेंट की इयादत करने जाता है, तो उससे आगे ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि अगर पाकिस्तान यहाँ तो तमाम अस्पतालों का बंद कर दें, कहते हैं यहाँ पे किसी मरीज़ ने नहीं आना, किसी डॉक्टर ने किसी मरीज़ को चेक नहीं करना, तो फिर तो आप उनकी डिमांड पूरी ना करें। जब उन अस्पतालों में आउटडोर भी खुला है, जब OPD भी खुली है, जब वहाँ पे इमरजेंसी में भी डॉक्टर मौजूद है, तो किसी ना किसी ने जो पेशेंट आया, अगर खुदा न खास्ता कोरोना का पेशेंट होगा तो पूरा वार्ड भी जाएगा और डॉक्टर्स भी जाएंगे, और डॉक्टर्स फिर आगे जहाँ जहाँ ट्रैवल करेंगे और वहाँ पे जो हेल्थ यूनिट जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगा सबको ये होगा। तो लिहाजा ये बिल्कुल मुतालबा जायज़ है कि अगर अस्पतालों में आम मरीज़ों को भी चेक करना है, उन डॉक्टर्स को N95 मास्क भी देने चाहिए, उनको वो किट्स भी देनी चाहिए, उनको तमाम सहूलतें भी देनी चाहिए। ईरान साहब, बलूचिस्तान में हमने कुछ इश्यूज सामने आते देखे कि डॉक्टर्स तो एहतजाज पे आ गए, दफ़ा 144 का नफाज था, लेकिन डॉक्टर्स इकट्ठे होकर पैरामेडिकल स्टाफ भी जो है वो बाहर निकल आया, फिर मारपीट हुई, गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें बेशक आप छोड़ दें, जब तक हमें किट्स नहीं मिलेंगी हम अंदर जेलों में ही बैठे रहेंगे, हवालात में ही बंद रहेंगे। उस हवाले से देखें, क्या कुछ ठीक तरीके से हुकूमतों की जानिब से देखा भी नहीं गया और कंट्रोल नहीं किया गया, कुछ गलत फैसले किए गए? जी बिल्कुल गलत फैसले किए गए। देखें, इन हालात में अगर आप पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं, सिर्फ पाकिस्तान एक बात मुल्क है जहाँ पे डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर हुकूमत को पता था हमारे पास ये वसाइल नहीं है, तो फिर डॉक्टर्स की तंजीमों को इत्माद में लेना चाहिए था, फिर कुछ SOP बनाने चाहिए थे, कुछ वैसे फैसले करने चाहिए थे कि आने वाले वक्त में कम अज़ कम इन हालात में, जब कोरोना वायरस है, तो इन हालात में ये मामला ना होते। बलोचिस्तान के वाक़े पे खुद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुझे अफसोस है। बलोचिस्तान के वाक़े पे आर्मी चीफ साहब ने अपनी टीम को भेजा सामान देकर। अब अगर बलोचिस्तान में ये सब कुछ हुआ है, तो 5 से 6 या 7 दिन से लाहौर शहर में ये सब कुछ हो रहा है, आपके सामने है। आज मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने कहा था कि हम वज़ीर आला पंजाब की साई वाला अहमद पर प्रोटेस्ट करेंगे, वक़ार अहमद पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो जब ये मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है, यही चीज़ आपको पता है क्या बाकायदा कराची में भी हुई। कराची में डॉक्टर्स की तस्वीर सामने आ गई कि उन्होंने शॉपर्स पहने हुए हैं। जब हम अपने तबीब को, जिसने हमारा इलाज करना है, जब वो खुद इलाज करने से खौफसदा होगा, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें हालात किस तरफ जाएंगे। डॉक्टर्स को भी चाहिए कि इस पे हुकूमत के साथ बैठ के बात करें, लेकिन हुकूमत का पहले फ़र्ज़ बनता है कि वो कम अज़ कम ऐसी SOP बनाएं और इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, इनको सहूलतें दें, और उसके बाद ये जो है सारा सिलसिला आगे लेकर चलना चाहिए। जी, पूरा सिलसिला आगे लेकर चलना चाहिए। फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, उनको सल्यूट भी किया गया और उनकी काविशों को सराहा भी जा रहा है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात करें, उसमें भी जो डॉक्टर्स की काविशें हैं उनको सलाम पेश किया जा रहा है, और डॉक्टर्स यही मुतालबात कर रहे हैं कि हमें PPEs जो हैं वो दी जाएँ और हम इलाज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस वक्त कोई मरीज़ आता है तो सबसे पहले एक्सपोजर जो है वो डॉक्टर के साथ ही होता है, पैरामेडिक्स जो वहाँ पर मौजूद होते हैं उनके साथ ही उस मरीज़ का एक्सपोजर होता है। इसलिए कुछ खदशात, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरीके से राना साहब ने कहा कि आज इजलास जारी है और अहम फैसले हो रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे फैसले होंगे और जो डॉक्टर्स हैं उनके मुतालबात पूरे होंगे। न्यूज़ एट 5 से फिल वक्त इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।